चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे सबसे पहले चैप्टर की तरफ। जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले बैलेंस शीट बनाना। सेकंड थिंग हम देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। ठीक है, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहाँ पर क्या दिक्कत है कि जो 11th में हमने बैलेंस शीट पढ़ी थी, ठीक है, 11th में हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा था। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ा था किसका? सोल प्रोप्राइटर का। उसी तरीके का फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं किसके लिए? पार्टनरशिप के लिए। परंतु जब हम आ जाते हैं 12th में तो हम लोग यहाँ पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं किसके लिए? कंपनीज़ के लिए। ठीक है, अब कंपनीज़ के लिए पढ़ रहे हैं सिंस हम देख रहे हैं कि कंपनीज़ का जो काम होता है, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं वो लार्ज अमाउंट के होते हैं। ठीक है, लार्ज अमाउंट के होते हैं, इसलिए यहाँ पर एक ऐसी नीड होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रॉपरली प्रेजेंट किया जाए। 11th में हम लोगों ने देखा बैलेंस शीट हम लोग बना रहे थे, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस बनाई, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी बनाई। परमानेंस मेंटेन हुई तो हुई, लिक्विडिटी मेंटेन हुई तो हुई। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फिर हम लोगों ने P&L बनाया, कोई सा भी खर्चा हम कहीं पे भी लिख रहे थे तो वो चीज़ 11th तक ठीक थी, सोल प्रोप्राइटरशिप तक वो चीज़ चल जाती है। बट जब हम बात करते हैं किसके लिए? कंपनीज़ के लिए, तो बेटा कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होता है। कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होता है? कंपनीज एक्ट 2013। और कंपनीज एक्ट 2013 ने बोला भैया कि कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाओगे ना वो प्रॉपर फॉर्मेट में बनाओगे। कहाँ पे बनाओगे आप लोग? प्रॉपर फॉर्मेट में बनाओगे। अपने हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो आप नहीं बनाओगे। क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अ कंपनी इंक्लूड द फॉलोइंग। सबसे पहला बैलेंस शीट हैज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। दूसरी चीज अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द फाइनेंशियल ईयर। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम देखेंगे कि कितना कैश कहाँ से हमें जनरेट हुआ और कितना कैश हमारे यहाँ से गया। ठीक है, अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल, ये बनता है बट दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, 12th के सिलेबस में नहीं है। एक्सप्लेनेटरी नोट भी हमारे 12th के सिलेबस के अंदर नहीं है। ठीक है, अब समझते हैं सबसे पहली चीज़ फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है भैया? जैसे हमारा कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, इसी तरीके से हमारा फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। क्या सबको यही फॉलो करना है? हाँ, सारी कंपनीज़ को 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च ही ईयर फॉलो करना रहेगा। परंतु आप चाहें, आपको अगर कुछ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना है तो आप कर सकते हैं सिर्फ एक केस के अंदर। कब? ओनली कंपनी विच आर होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी की आप होल्डिंग है या फॉरेन कंपनी की आप सब्सिडरी हैं तो आप क्या कर सकते हैं? अगर अलग फाइनेंशियल ईयर चूज़ कर सकते हैं, रख सकते हैं, परंतु उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? अप्लाई टू ट्रिब्यूनल फॉर अ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर। आपको ट्रिब्यूनल को, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को, जो कंपनीज के सारे काम देखते हैं, आपको वहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, वहाँ पर परमिशन लेनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि हम फाइनेंशियल ईयर अलग फॉलो करना चाहते हैं, इसलिए फॉलो करना चाहते हैं। वो आपकी बात से संतुष्ट होंगे तो आप क्या कर सकते हो? अलग फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब काम की मुद्दे की बात पे आते हैं सीधे हम लोग। ये बात मेन मैं बताना चाह रहा था कि जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे ना वो कैसे बनेंगे? शेल बी प्रिस्क्राइब कंपनीज सेक्शन 129 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ अ कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर्ड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी क्या होने चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी ट्रू फेयर व्यू देने चाहिए और वो बनना चाहिए। पर मेन बात क्या है? शेल बी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म गिवन इन शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 क्या है? शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 में कुछ शेड्यूल्स बने हुए हैं, उसमें से एक शेड्यूल है शेड्यूल 3। उस शेड्यूल 3 के अंदर क्या कर रखा है? शेड्यूल 3 के पार्ट फर्स्ट में, शेड्यूल 3 के पार्ट फर्स्ट में आपको क्या दे रखी है? बैलेंस शीट। शेड्यूल 3 के पार्ट 2 में आपको क्या दे रखा है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट। तो हम क्या करेंगे? हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे किसके हिसाब से? शेड्यूल 3 के हिसाब से। किसके हिसाब से? शेड्यूल 3 के हिसाब से। और शेड्यूल 3 के पार्ट फर्स्ट
में किसका फॉर्मेट दिया हमें, बैलेंस शीट का, और पार्ट सेकंड में किसका फॉर्मेट दिया, एसपीएल का। एसपीएल बोले तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये 11 का जो प्रॉफिट एंड लॉस होता था ना, वो अब नए नाम से जाना जाता है। क्या नया नाम है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। किस नाम से जाना जाता है भैया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कैसी होती है देखो, बैलेंस शीट की शक्ल दिखाता हूँ आपको। इस तरीके की बैलेंस शीट होती है। अरे यार, हमने तो अलग पढ़ा था। हमने तो 11th में देखा था कि लाइबिलिटी इधर साइड होती है, असेट इधर साइड होते हैं। ये बैलेंस शीट क्या समझ नहीं आई, और ये लाइन तो चलो ठीक है, फिगर 2 है, बट पूरी तरीके से डिफरेंट दिख रही है। तो भैया कंपनी की बैलेंस शीट है, कंपनी की बैलेंस शीट इसी तरीके से बनती है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में नहीं बनती। ये कौन से फॉर्मेट में बनती है बेटा, वर्टिकल फॉर्मेट में। कौन से फॉर्मेट में बनती है, ये जो बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं ये वर्टिकल फॉर्मेट में बनाते हैं। सबसे पहला जो वर्क आपको करना है, इस बैलेंस शीट को 2 दिन तक डेली, एक बार सुबह और एक बार शाम को कॉपी में बनाना है। ये बैलेंस शीट पहली लाइन से लेके लास्ट लाइन तक आपको ऐसी की ऐसी याद हो जानी चाहिए। कोई भी रात को नींद में उठा के पूछे, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट में एक भी चीज़ ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। ये बैलेंस शीट ऐसी की ऐसी हमें याद करनी है। ठीक है, अब हम सबसे पहले आप लोग जो क्या काम करेंगे, आप लोग काम करेंगे कि इस बैलेंस शीट के फॉर्मेट को आप पहले कॉपी में बनाएंगे 2 दिन तक लगातार, एक बार सुबह एक बार शाम को। ठीक है, ये पूरी की पूरी आपको इस तरीके से याद करनी है। और अब मैं एक एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन लेकर यहाँ पर चल रहा हूँ। ठीक है, 11th की जो बैलेंस शीट थी बेटा, कुछ इस तरीके से बनती थी। ठीक है, यहाँ पर आता था आपका लाइबिलिटी, यहाँ पर आता था आपका असेट। ठीक है, यहाँ जो बैलेंस शीट बनेगी उसका फॉर्मेट थोड़ा सा डिफर है। कैसे, यहाँ की जो बैलेंस शीट बनती है ना, ये हम लोग 1 साल के लिए बनाते थे। यहाँ पर हम लोग कितने ईयर्स के फिगर लेंगे, 2 ईयर के फिगर लेंगे। यहाँ पर हम इस वाले कॉलम में लिखेंगे करंट ईयर के फिगर, इस वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे प्रीवियस ईयर के फिगर, ताकि हमें कंपैरिजन पता लगे हमारी फर्म के करंट ईयर के फिगर और हमारी फर्म के प्रीवियस ईयर के फिगर। अरे भैया, अगर ऐसी बात बताओ कि कंपनी इस साल ही बनी हो तो फिर क्या होगा, अरे इस साल बनी है तो प्रीवियस ईयर के फिगर में 0 लिख देना, ब्लैंक छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर पुरानी कंपनी है तो प्रीवियस ईयर के फिगर भी ऐसे कैसे आ जाएंगे, और करंट ईयर के फिगर जो इस साल के होंगे वो ऐसे कैसे यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। एक और जो यहाँ पर पता है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है नोट। नोट क्या, वर्किंग नोट आप लोग बनाते थे ना 11th में, उसी तरीके का है, बट ये भी स्पेसिफिकली बनेगा। ठीक है, ये भी किसके हिसाब से बनेगा, जो शेड्यूल 3 में हमें समझाया हुआ है हम उसी के हिसाब से बनाएंगे। तो यहाँ पर जिन जिन चीज़ों के हम नोट बनाएंगे, यहाँ हम नोट नंबर डालते चलेंगे। भैया 1 नोट बनाया तो 1, 2 बनाया तो 2, 3 बनाया तो 3 नोट नंबर। ठीक है, और यहाँ हमारा चलेगा पर्टिकुलर। अब पर्टिकुलर में हम पहले जो पार्ट लेंगे वो लेंगे लाइबिलिटी इक्विटी वाला, और दूसरा जो पार्ट लेंगे वो लेंगे असेट वाला। अब 11th में पता है यहाँ पर लाइबिलिटी में हम सारी लाइबिलिटी, आउटसाइडर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल लिखते थे। तो यहाँ हमने पता उसको क्या सही नाम दिया, यहाँ हमने उसको सही नाम क्या दिया, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। हमने क्या नाम दिया यहाँ पर, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में क्या आएगा, इक्विटी का मतलब मालिक, जो पैसा बिजनेस के ऑनर्स लगा रहे हैं, ऑनर से रिलेटेड जो भी पैसा है वो सारा इक्विटी में। लाइबिलिटीज में क्या आएगा, जो भी हमारी आउटसाइडर लाइबिलिटी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जहाँ हम यहाँ सिर्फ सादी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी लिखते थे, हमने उसको स्पेसिफिकली क्या कर दिया, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, और बाद में हम आकर के लिख देंगे यहाँ पर नीचे असेट्स। ये लाइबिलिटी साइड का टोटल हो जाएगा, एंड देन आपका एंड में असेट साइड का टोटल हो जाएगा। ठीक है, ये करंट ईयर का टोटल आपका यहाँ लग जाएगा, प्रीवियस ईयर का टोटल यहाँ आ जाएगा, करंट ईयर का टोटल यहाँ आ जाएगा, प्रीवियस ईयर का टोटल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका असेट पार्ट और ये हो गया आपका लाइबिलिटी पार्ट। तो जो हम बैलेंस शीट ऐसे बनाते थे, अब हम बैलेंस शीट
इस फॉर्मेट में बनाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला बैलेंस शीट का सबसे पहले हम लोग चलते हैं, शुरुआत करते हैं किसकी तरफ बेटा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज वाले पार्ट में। इक्विटीज एंड लाइबिलिटी पार्ट में हम सबसे पहले लेकर चलेंगे क्या, शेयर होल्डर पर। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड का मतलब मालिक, शेयर होल्डर फंड का मतलब, शेयर होल्डर का मतलब होता है बेटा मालिक। मालिक मतलब बिजनेस का ऑनर। अब एक बात बताओ यार, अगर आज मेरा बिजनेस चल रहा है, मैं मालिक हूँ, तो मेरा क्या क्या पैसा लगा हुआ होगा। कोई भी बिजनेस में शेयर होल्डर है, आप बिजनेस में मालिक हो, तो आपने क्या लगाया होगा, एक तो आपने कैपिटल लगाई होगी, है ना, और दूसरा क्या लगे हुए होंगे, रिजर्व एंड सरप्लस। क्या लगे हुए होंगे दूसरे, रिजर्व एंड सरप्लस। एक तो आपने लगाया जो शेयर कैपिटल है, आपका जो हिस्सा है बिजनेस के अंदर, वो कैसे लगा हुआ होगा, एक तो कैपिटल के रूप में लगा हुआ होगा, दूसरा रिजर्व और सरप्लस के रूप में लगा हुआ होगा। रिजर्व सरप्लस प्रॉफिट का वो पार्ट जो बिजनेस में आपने रोक के रखा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे शेयर होल्डर फंड की तरफ। शेयर होल्डर फंड में बेटा सबसे पहले आता है क्या, शेयर कैपिटल। क्या आता है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा सा डिले कर कर बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं अगले पार्ट पे, रिजर्व एंड सरप्लस। चलते हैं 11 की तरफ। रिजर्व एंड सरप्लस में हम लोगों ने देखा था क्या बेटा, रिजर्व का मतलब प्रॉफिट का वो पार्ट जो बिजनेस के मालिक ने क्या करा है, बचा के रखा है। रिजर्व्स आर द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट केप्ट असाइड, ठीक है, टू स्ट्रेंथनिंग अवर फाइनेंशियल पोजीशन। यही थी रिजर्व की डेफिनेशन, कि प्रॉफिट का वो पार्ट जो हम लोग क्या करते हैं, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत करने के लिए हम लोग अलग निकाल कर रखते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, रिजर्व। यहाँ पर भी क्या होते हैं बेटा, रिजर्व होते हैं। जो 11th में हम लोग रिजर्व बनाते थे, वही रिजर्व यहाँ होंगे। आपको याद हो तो 11th में हम कौन कौन से रिजर्व बनाते थे, कौन कौन से रिजर्व हमारे सामने निकल कर आते थे, कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व्स। याद करो, कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व आते थे। रेवेन्यू रिजर्व में भी आपको याद हो तो फिर दो रिजर्व्स निकल कर आते थे, एक आते थे स्पेसिफिक और एक आते थे जनरल। एक तो आते थे आपके स्पेसिफिक और एक आते थे बेटा जनरल। यहाँ पर भी क्या होंगे बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस में आप क्या करोगे, रिजर्व लिखोगे। यहाँ बाइफर्केशन की कोई ज़रूरत नहीं है, कैपिटल और रेवेन्यू रिजर्व में आपको बाइफर्केट नहीं करना। जितने भी रिजर्व्स हैं वो सारे आप कहाँ लिख दोगे, रिजर्व्स के रिजर्व सरप्लस में लिख दोगे। अब कौन कौन से रिजर्व्स होते हैं, सबसे पहले रिजर्व की बात करें हम तो कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व मतलब वो रिजर्व जो कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट किया जाता है। दूसरा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व और कैपिटल रिजर्व ऐसा रिजर्व जो कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट किया गया। कैपिटल प्रॉफिट मतलब प्लांट बेचा, मशीनरी बेची, उस पर जो मुनाफा हुआ, बिल्डिंग बेची, उस पर जो मुनाफा हुआ, उन रिजर्व्स को हम जनरली हर किसी काम में नहीं ले सकते, उसे हम क्या डाल देते हैं बेटा, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है बेटा, रीपेमेंट। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ये ऐसा रिजर्व होता है जो आप बनाते हो किसके लिए, कैपिटल के रीपेमेंट के लिए, कि भैया हम जब मालिकों को पैसा वापस देना होगा तो हम उसके लिए एक रिजर्व क्रिएट कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। आपको याद होगा आपने 11th में शेयर्स पढ़े थे, प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ा था। प्रेफरेंस शेयर्स को हमें रीपे करना होता है ना। प्रेफरेंस शेयर्स को हमें क्या करना पड़ता है, एक टाइम के बाद बेटा रीपे करना पड़ता है। तो हमने आज इशू करें प्रेफरेंस शेयर, तो हमें पता है कि 10 साल 20 साल बाद हमें क्या करने पड़ेंगे, प्रेफरेंस शेयर रीपे करने के लिए।
तो रीपे कहाँ से करेंगे? हम क्या करते हैं, उसको रीपे करने के लिए प्रॉफिट का हिस्सा अलग निकाल के चलते हैं कि बाद में जब भी इनको रीपेमेंट करना होगा तो इसमें से कर देंगे। तो ये रिजर्व कौन सा कहलाता है बेटा? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। जो क्यों बनाते हैं हम लोग? जब भी हमें कैपिटल का रीपे करना होता है, जब भी मालिकों को पैसा लौटाना होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा लौटाना होता है, तो हम क्या बना देते हैं? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। एक रिजर्व और होता है बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। आपको थोड़ा सा अभी हल्का सा कम समझ में आएगा, क्योंकि जैसे ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, ये हम लोग पढ़ते हैं शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में। अब सिंस अपन लोगों ने यहाँ से चालू करा है, ये अगर अपन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पढ़कर वहाँ पर आ जाते तो दिक्कत नहीं आती। अब अपन यहाँ समझ लेते हैं तो हमें वहाँ दिक्कत नहीं आएगी। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या होता है समझना। कंपनी अपना शेयर इशू करती है। जनरली जो शेयर की प्राइस रहती है फेस वैल्यू बेटा, वो कितनी रहती है? 10 रुपये। कितनी रहती है? 10 रुपये। पर जो नामी कंपनियां हैं, जो अच्छी कंपनियां हैं, क्या वो 10 रुपये के शेयर को 10 में बेचेगी क्या? नहीं, वो अपने शेयर की क्या करती है? अपने शेयर को थोड़े से ऊपर में बेचती है। अपने शेयर को क्या करती है बेटा? जो मार्केट में प्राइस प्रिवेल कर रही होती है उससे वो थोड़ा सा ऊपर में बेचने की कोशिश करती है। उसे हम बोलते हैं क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम। व्हेन एवर अ कंपनी सेल इज शेयर ओवर एंड अबव अ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब जो उसकी प्राइस रहती है 10 रुपये। जनरली हर शेयर की फेस वैल्यू कितनी रहती है बेटा? जनरली 10 रुपये रहती है। तो 10 रुपये से ऊपर जब भी कंपनी कोई भी चीज़ बेचेगी, कोई भी शेयर बेचेगी, उसे हम बोलेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम। मान लो 11 रुपये में बेचा, 15 रुपये में बेचा, 20 रुपये में बेचा, 100 में बेचा, 500 में बेचा, 2000 में बेचा। अरे ये क्या बात कर रहे हो? 10 रुपये का शेयर 2000 रुपये में बेच दिए। हाँ, 10 रुपये का शेयर 2000 रुपये में भी बिकता है, 3000 रुपये में भी बिकता है। 10 रुपये का शेयर 2000, 3000, हाँ 10 रुपये का शेयर 12, 15, 20, 500, 2000 आपकी जो कैपेसिटी होगी उस हिसाब से वो बिक सकता है। मुझे लगता है कि यार इस कंपनी के का है वैल्यूएशन, तो मैं खरीदूंगा। तो जब भी शेयर अपनी फेस वैल्यू से ऊपर में बिकता है, शेयर या कोई भी सिक्योरिटी कंपनी की, कोई भी सिक्योरिटी, कोई सी भी सिक्योरिटी कंपनी अगर उसकी फेस वैल्यू, उसकी मूल प्राइस, उसकी बेसिक प्राइस से ऊपर में बेचती है तो उसे हम बोलते हैं बेटा क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम। वो बेटा सारा पैसा कहाँ इकट्ठा हो जाता है? जो भी ऊपर आता है। मान लो 10 का शेयर है, आपने कितने में बेचा? आपने फॉर एन एग्जाम्पल 13 रुपये में बेचा, तो यहाँ पर 3 रुपये क्या हो गई? प्रीमियम। ठीक है, 3 रुपये प्रीमियम होगी। मान लो आपने 1000 शेयर इशू करे, 1000 शेयर पे 3 रुपये पर शेयर पर प्रीमियम आई, तो आपको प्रीमियम कितनी मिली? 3000 रुपये। ये 3000 रुपये आप कहाँ दिखा दोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में दिखा दो। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व मतलब ऐसा रिजर्व जो आप किसके लिए बनाते हो? रिडम्पशन का मतलब मैंने अभी बताया था, रीपेमेंट। या आप किसके लिए बनाते हो? डिबेंचर के रीपेमेंट के लिए बनाते हो। अब डिबेंचर क्या होता है? 11th में आपने पढ़ा होगा बिजनेस स्टडीज में। डिबेंचर आर द लोन डॉक्यूमेंट। डिबेंचर क्या होता है बेटा? एक तरीके का लोन होता है। जब कंपनी क्या करती है, आम जनता, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी के पास जाकर क्या करती है? डायरेक्टली उन लोगों से लोन लेती और उनके बदले उन्हें क्या कर देती? लोन के बदले एक सर्टिफिकेट इशू कर देती है। उस सर्टिफिकेट को हम क्या बोलते हैं बेटा? डिबेंचर। अब पैसा लिया है तो देना भी पड़ेगा, तो उसको देने के लिए जो आप प्रॉफिट का हिस्सा अलग निकाल कर रखते हो कि भैया हाँ हम तो इससे निकाल देंगे, हम तो इससे पैसा चुका देंगे, उसे हम बोलते हैं क्या? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अब आपको बनाना नहीं सीखना कि कैसे बन रहा है, ये बनाना सब अलग चैप्टर की कहानी है। आपको तो सिर्फ प्रेजेंटेशन सीखना है। ये मैं यहाँ पर मीनिंग बताते जा रहा हूँ, किसका मतलब ये हमें सिर्फ क्या करना है? प्लेस करना। फिल इन द ब्लैंक्स होता है ना, कौन सी चीज़ कहाँ आएगी। तो आपको तो क्या करना है? आपको ये याद रखना है कि कैपिटल रिजर्व क्या होता है, रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है। और आपको जैसे ही ये चीज़ दिखे, मतलब ये किस में आएगी? रिजर्व में आएगी। जब भी आप रिजर्व का टोटल लगा रहे होंगे, आप इन सब चीज़ों को किस में शामिल कर देंगे बेटा? रिजर्व में शामिल कर देंगे। कंफ्यूज घबराने की जरूरत नहीं है कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनता कैसे, क्या है, ये सारी कहानियाँ अलग है। हमें तो सिर्फ क्या याद रखना है अभी कि कैपिटल रिजर्व क्या होता है, कहाँ जाएगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है, कहाँ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या होता है, कहाँ जाएगा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है, कहाँ जाएगा। तो ये सब कहाँ जाएंगे आपके? ये सब आपके जाएंगे कहाँ पर? रिजर्व एंड सरप्लस। हमें तो कोई बाइफर्केशन भी नहीं देखना, हमें सब चीज़ें कहाँ डालनी है? रिजर्व्स के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
रिवोल्यूशन रिजर्व होता है, दिस इज नॉट इन योर कोर्स। रिवोल्यूशन रिजर्व कर एक रिजर्व होता है, ये आपके कोर्स में नहीं है तो हम भी अभी नहीं पढ़ते हैं। इसके अलावा अदर रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स, जनरल रिजर्व्स, इसी के साथ साथ एसपीएल बोले तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब प्रॉफिट। एसपीएल बोले तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। जो पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस पड़ा होता था ना, याद है आपको? 11th में हम लोग देखते थे पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस रहता था, हम उसे पी एंड एल शो कर देते थे। वैसे तो कैपिटल में ऐड करते थे, आप बैलेंस शीट बनाते थे तो कई बार जब बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड नहीं करते, अलग से दिखाते थे, तो ये वही प्रॉफिट एंड लॉस है। यहाँ पर उसका नाम हो जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसे आप क्या करोगे, अलग से शो करोगे, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कई बार लॉस होता था तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस होता था उसे हम कहाँ दिखाते थे? बैलेंस शीट में असेट साइड पे दिखाते थे। 11th में अलग से बैलेंस शीट में असेट साइड पे नीचे नीचे अलग से डाल देते थे। हम यहाँ पर उसे क्या करेंगे, यहाँ पर हम उसे सारे रिजर्व्स को जोड़ने के बाद एंड में आकर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे जितने भी रिजर्व्स हैं, मान लो 50,000 रुपये का जनरल रिजर्व है, 1 लाख रुपये का कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, तो इन सबको हमने टोटल करा, कितना आ गया? 1,50,000। और मान लो 20,000 रुपये का क्या है, 20,000 रुपये का हमारा क्या है, लॉस आ रहा है, तो हम 20,000 रुपये का लॉस क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, और फाइनली बाहर कितना फिगर दिखा देंगे, 1,30,000। मतलब अगर कोई लॉस होगा तो उसे हम असेट साइड में नहीं दिखाएंगे, क्या कर देंगे, रिजर्व, सारे रिजर्व जोड़कर एंड में क्या कर देंगे, जो लॉस होगा उसे माइनस कर कर क्या कर देंगे, बाहर हम लोग दिखा देंगे, ठीक है। सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आफ्टर अप्रोप्रिएशन सच एज डिविडेंड, बोनस और ये सब चीज़ें, ये भी हमारे किसी काम की नहीं है। सरप्लस का मतलब वही प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस बचा वो, ठीक है। अब एक और बात समझना, अ रिजर्व स्पेसिफिकली रिप्रेजेंटेड बाय एम्बार्क्ड इन्वेस्टमेंट शैल बी टर्म्ड एज अ फंड। अब आपको कई जगह देखो, एक जगह आपको कई जगह के वर्ड देखने को मिलेगा फंड, कई जगह आपको रिजर्व देखने को मिलेगा। तो फंड क्या होता है बेटा, जब भी कोई रिजर्व पर्टिकुलरली हम कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं, फंड। जब भी कोई रिजर्व आउटसाइड द बिजनेस क्या हो जाता है, इन्वेस्ट हो जाता है। जब भी हमारा कोई रिजर्व आउटसाइड द बिजनेस क्या हो जाता है बेटा, इन्वेस्ट हो जाता है, हम उसे क्या बोल देते हैं, फंड। क्या बोल देते हैं हम लोग उसको, फंड। वेन एवर अ रिजर्व इज इन्वेस्टेड आउटसाइड ऑफ बिजनेस, ठीक है, इट इज एम्बार्क्ड इन्वेस्टमेंट, इट इज नॉन एज अ फंड, ठीक है। ये वाली लाइन मैंने आपको समझाई कि अगर नेगेटिव बैलेंस होगा पी एंड एल का तो वो क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। तो आपको क्या करना है आज, आपको रिजर्व एंड सरप्लस ये पूरा और ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, ये आपको पूरा एक बार क्या करना है बेटा, गो थ्रू करना है, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपको क्या करना है, गो थ्रू करना रहेगा, ठीक है। चलिए एक इलस्ट्रेशन करके देखते हैं हम लोग रिजर्व सरप्लस का ही। Olympus Limited has a opening debit balance of rupees 5 lakh in a reserve and surplus of a has a opening debit balance of rupees 5 lakh in reserve and surplus, has a balance statement of a profit and loss account. It earned a profit of 8 lakh for the year ended 31st March. How would you show this item in the balance sheet? आपको बोला पिछले साल बेटा कितना प्रॉफिट था, पिछले साल कितना लॉस था, डेबिट बैलेंस है ना, डेबिट मतलब नेगेटिव, डेबिट का मतलब नेगेटिव। डेबिट बैलेंस कितने का था बेटा, 5 लाख रुपए का, मतलब पिछले साल कितने का लॉस था, 5 लाख रुपए का। इस साल के ईयर एंड में आपने कितना अर्न प्रॉफिट करा, 8 लाख रुपए। कितना प्रॉफिट अर्न करा, 8 लाख रुपए 31 मार्च 2013 को। अब आप इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे, ठीक है। तो बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे शेयर होल्डर फंड और उसमें आ जाएगा रिजर्व सरप्लस। अब रिजर्व सरप्लस हम सीधे यहाँ नहीं लिख देंगे क्या पिछले साल 5 लाख का लॉस था और यहाँ सीधा लिख दिया, हमें कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी बेटा, कहाँ पर, नोट टू अकाउंट में। ये नोट नंबर जो था ना, ये नोट नंबर बताता है नोट टू अकाउंट। आओ नोट टू अकाउंट में रिजर्व एंड सरप्लस कैसे बनेगा समझना। कैसे बनेगा, हम लोग लास्ट ईयर का सरप्लस लेंगे, हम लोग लिखेंगे सबसे पहले तो सरप्लस। इसमें हम लोग देखेंगे बैलेंस
इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ओपनिंग, हमारे पास ओपनिंग कितना बैलेंस था बेटा, 5 लाख रुपए था। कौन सा, नेगेटिव, कौन सा था, नेगेटिव। ठीक है, इस साल का प्रॉफिट कितना हुआ, सरप्लस फॉर द पीरियड बोल दो या प्रॉफिट फॉर द पीरियड बोल दो, कितना आया निकल कर, 8 लाख रुपए पॉजिटिव फिगर। कितना आया, 8 लाख रुपए, 5 लाख नेगेटिव, 8 लाख पॉजिटिव, देन फाइनली क्या आ जाएगा बाहर, 3 लाख रुपए पॉजिटिव फिगर। ठीक है, तो ये मेरा बना नोट। इसे मैं बैलेंस शीट में किस तरीके से प्रेजेंट करूँगा, सबसे पहले ऊपर मैं लिखूँगा क्या, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, यहाँ मैं लिखूँगा क्या, शेयर होल्डर्स फंड, यहाँ मैं दूसरा नंबर डाल दूँगा, तो क्या लिख दूँगा, रिजर्व एंड सरप्लस। बेटा ये वाला जो कॉलम था ये था करंट ईयर का, ये वाला जो कॉलम था ये प्रीवियस ईयर का। करंट ईयर में कितना आ रहा है, 3 लाख रुपए पॉजिटिव फिगर है ना। प्रीवियस ईयर में कितना था, 5 लाख रुपए डेबिट बैलेंस था, तो 5 लाख रुपए में क्या दिखा दूंगा, ब्रैकेट लगा के। यहाँ पर जो ब्रैकेट होता है ये इंडिकेट करता है क्या, नेगेटिव फिगर। यहाँ पर हम लोग माइनस से कहीं पे भी कुछ भी शो नहीं करेंगे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग माइनस वी यूज ब्रैकेट टू डिनोट द नेगेटिव फिगर। आई बात समझ में, ठीक है। अगला इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो है गैलेक्सी लिमिटेड वाला, ये आप लोगों को कंप्लीट करना है। तो आज का काम क्या है आपका, सिर्फ इतना सा काम है। इस ग्लास को देखने के बाद आपको ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है। एक बार अभी, एक बार रात को सोने से पहले बना लेना, ठीक है, एक बार कल सुबह बना लेना, ठीक है, और कल एक बार दिन में और बना लेना 3 बजे की क्लास के पहले। तो ये 4 बार फॉर्मेट आपको बनाना है। ये फॉर्मेट आपका कंप्लीट होता है, देन आपको ये कुछ भी निगाह नहीं डालना, कहीं पे भी कुछ भी नहीं देखना है, सीधे आपको आना है कहाँ पे, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस आप यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 5 आप करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 6 आप करेंगे, और अगर हो सके तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 और इलस्ट्रेशन नंबर 8 आप ट्राई करेंगे। वैसे कल क्लास में इलस्ट्रेशन नंबर 7 और इलस्ट्रेशन नंबर 8 अगर डाउट होगा तो मैं कर लूँगा, कवर करूँगा। 8 शायद आपसे ना हो, बट 7 शायद आपसे हो जाएगा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 जो है वो आपको ट्राई करना है। आगे का हम लोग कल वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।